तो फिर आइए दोस्तों, यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2013 के हल प्रश्न पत्र को तैयार कर लें। भारतीय इतिहास को देखेंगे। पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? तो सही जवाब है तिरुज्ञान अलवार संत नहीं था। बाकी पोएगई, पूडम और तिरुमंगई तीनों अलवार संत थे। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो सही जवाब है सुबुद्ध। दोस्तों, ये जब अपने अंतिम समय में कुशीनगर गए तो वहाँ पर इन्होंने सुबुद्ध को ही दीक्षित किया था। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है दोस्तों? तो मौर्य काल में सीता वह भूमि होती थी जो राज्य के अधीन हुआ करती थी। तो राज्य की भूमि से प्राप्त आय सीता कहलाती थी। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो सही जवाब है ऋग्वेद में मिलता है और इसकी रचना जो है विश्वामित्र जी ने की है। और ऋग्वेद में किस मंडल में मिलता है, यह सवाल भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो जवाब है तृतीय मंडल में मिलता है। शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो सही जवाब है शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो सही जवाब है इंतु नाम से जो है चीनी लेखक भारत का उल्लेख अपनी यात्रा वृत्तांतों और अन्य रचनाओं में करते हैं। चीनी लेखक या फिर चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के समय में आया था और फाइयान जो है चंद्रगुप्त प्रथम के समय में आया था, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय दोस्तों एक बार देख लीजिएगा, मैं आज कंफ्यूज हो रहा हूँ, चंद्रगुप्त द्वितीय ही है। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था दोस्तों? तो फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा एक खैराती अस्पताल हुआ करता था। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी चांदी का जो सिक्का था जिसे टंका कहा जाता था, उसको जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था दोस्तों? तो इल्तुतमिश जो है चांदी का सिक्का जारी करता था जिसे टंका कहा जाता था। और ऐसे ही एक तांबे का भी सिक्का जारी करता था वह, तो उसे जीतल कहा जाता था, याद रखिएगा। दोस्तों, इस श्रृंखला के तहत हम लोग PYQs कर रहे हैं। 2012 से लेकर 2022 तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सब के हल प्रश्न पत्र को हम लोग तैयार कर रहे हैं। पूरी प्लेलिस्ट बनाई गई है और चैनल पे उपलब्ध है। टारगेट करंट AK 123 टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आपको PDF मिल जाएगी और यहीं पर आपको करंट अफेयर से संबंधित क्विज भी मिलती रहेगी। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मतलब चैनल पे जो वीडियो है उसको लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को। क्विज वाली पहल आज ही हमारे मित्र रामवृक्ष जी के सहयोग से शुरू हुई है, तो यह एक अनूठी पहल है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो पुनः जजिया लगाया जाना फर्रुखसियर के द्वारा हुआ है। मुसलीपत्तनम या फिर मसूलीपट्टनम पर अधिकार जो है फोर्ड के द्वारा किया गया। और सती प्रथा निषेध अधिनियम विलियम बेंटिक के समय में लाया गया। और दासता का अंत मैल्कम के समय में नहीं आया, बल्कि दासता का अंत जो है एलनबरो के समय में हुआ है। याद रखिएगा कब? 1843 में। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था दोस्तों? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने जो है रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। जहांगीर के विरुद्ध जो है किसने विद्रोह किया था? तो सही जवाब है 2, 3, 4, मतलब खुर्रम, महाबत खां और खुसरो। इसमें से जो हैं खुर्रम और खुसरो दोनों जहांगीर के पुत्र थे, जबकि आसफ खां जो है वह एक सेनापति था। किसका? जहांगीर का। तो सबसे पहले बड़े पुत्र खुसरो ने जो है
विद्रोह किया 1606 में। उसके बाद खुर्रम ने जो है 1623 में विद्रोह किया, जिसे महावत खां ने जो है दबा दिया था। उसके बाद महावत खां ने ही जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कब? 3 साल बाद 1626 में। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? तो इनमें से कोई भी सही नहीं है दोस्तों। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत जो है वह सर थॉमस रो था, या फिर थॉमस रो था, जो कि 1615 में आया था। इसके बाद विलियम हॉकिंस जो है इससे पहले आया था। विलियम हॉकिंस दोस्तों वह ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि बन के आया था, याद रखिएगा। तो इसमें जो है थॉमस रो है ही नहीं, तो स्टार लगा दिया गया है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई थी? तो सही जवाब है भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। लेडी कैथरीन मेयो की पुस्तक जो है वह मदर इंडिया थी। लारी कॉलिंस एंड डोमिनिक लापियरे की जो पुस्तक है उसका नाम फ्रीडम एट मिडनाइट, यानी आज़ादी आधी रात को। और राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है उसका नाम गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन है। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक सभी जान रहे होंगे डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था 1942 में? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा यह प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया और वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका समर्थन किया गया था। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सही जवाब है मोहम्मद अली जिन्ना ने। कब की थी? 1940 में की थी, याद रखिएगा। चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था दोस्तों? तो 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना जो था वह अनिवार्य कर दिया गया था, जिससे किसान त्रस्त थे। और उन्हीं के निवारण के लिए गांधी जी को राजकुमार शुक्ल, ये भी पूछ लिया जाता है, राजकुमार शुक्ल के द्वारा आमंत्रित किया गया था 1917 में। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा? तो सही जवाब है कराची अधिवेशन 1931। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो सही जवाब है बी सिरोल ने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं। और सिरोल के विरुद्ध जो है तिलक मानहानि का मुकदमा लड़ने इंग्लैंड भी गए थे, याद रखिएगा। तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई थी, याद रखिएगा। माउंटबेटन योजना आधार बनी दोस्तों काहे का? सत्ता के हस्तांतरण का और देश के विभाजन दोनों का। तो विकल्प बी और सी दोनों सही हैं। हालांकि आयोग ने स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन दोनों ही सही हैं। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला? तो सही जवाब है 28 महीने। भारत सरकार के अधिनियम 1935 के आधार पर जो है 1937 में विभिन्न राज्यों में कांग्रेस के मंत्रिमंडलों का गठन हुआ चुनाव के बाद। और 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने जो है द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न राजनीतिक संकटों के चलते त्यागपत्र दे दिया। इस प्रकार कुल शासन जो है 28 माह तक चला था। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? तो सही जवाब है बीजी तिलक। इसकी स्थापना 1884 में हुई थी। और कौन कौन इसमें और सहयोगी थे? तो बी के चिपलूकर, बीजी तिलक तो थे ही थे, बाकी एम.बी. नामजोशी भी थे। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी?
तो सही जवाब है 1861 में हुई थी। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के द्वारा 1862 में हुई थी, ना कि 61 में। तो निकटतम उत्तर जो है वह विकल्प ए है, याद रखिएगा। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो सही जवाब है टीबी सप्रू। और दोस्तों, ये जो वकीलों का दल था, इसकी अध्यक्षता जो थी वह भूलाबाई देसाई जी के द्वारा की जा रही थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय के कार्यकारी परिषद से त्याग पत्र दे दिया था? तो शंकर नायर ने किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, याद रखिएगा। इसी समय टैगोर ने जो है वह अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी? तो सही जवाब है तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर ने जो है स्वराज की मांग की थी। अब दोस्तों, भूगोल से पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। जैव मंडल भंडार और उनकी अवस्थिति दी गई है, इनको जो है मैच कराना है। तो नोकरेक जैव मंडल रिजर्व जो है या फिर बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ अवस्थित है? मेघालय। मानस बायोस्फीयर रिजर्व असम में है। दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में और अगस्त्यमलाई केरला में अवस्थित है। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो बच्चा सवाल है एकदम। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है, जो कि भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। याद रखिएगा, यूपी, एमपी, सीजी का मतलब छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इनमें से 2 ऐसे राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा और प्रधान मध्याह्न रेखा दोनों गुजरती हैं। कौन कौन से? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। कौन सी? 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा। फिर दोस्तों, दर्रे दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो नाथुला दर्रा जो है वह सिक्किम का प्रमुख दर्रा है, ना कि अरुणाचल प्रदेश का। बाकी लिपू लेक दर्रा उत्तराखंड में है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और पाल घाट दर्रा केरला में अवस्थित है। कौन से भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं? तो सही जवाब है कोच्चि और विशाखापत्तनम। दोस्तों, विशाखापत्तनम ही भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो सतलज का उद्गम जो है भारत में नहीं है। बाकी चेनाब, रावी, ब्यास तीनों जो हैं भारत से ही उद्गमित होती हैं, जबकि सतलज का उद्गम राकस ताल या फिर राक्षस ताल झील तिब्बत यानी चीन है। यहीं से दोस्तों सिंधु नदी भी निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी भी यहीं से निकलती है। तो ये तीनों नदियाँ सतलज, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी जो है भारत के बाहर से उद्गमित होती हैं। उद्योग दिए गए हैं और उनके स्थान दिए गए हैं, तो उनका मिलान करना है। कागज उद्योग के लिए टीटागढ़ जाना जाता है। सीमेंट उद्योग के लिए लखेरी जाना जाता है। लोहा और इस्पात के लिए भिलाई जाना जाता है और खनिज तेल शोधनशाला के लिए अंबाला मुकुल को जाना जाता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, कारण क्योंकि उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो कथन तो सही है, लेकिन
कारण गलत है। यहाँ पर ह्यूमस की बात हो रही है। काली मिट्टी में ह्यूमस नहीं पाया जाता है। इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं क्योंकि इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है और जब तेज धूप होती है, गर्मी होती है तो उसकी नमी सूख जाती है तो उसमें दरारें पड़ जाती हैं, तो ऐसा लगता है कि मिट्टी को किसी ने जोत के छोड़ दिया हो, इसीलिए इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटाश, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम पाया जाता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थों अर्थात ह्यूमस की कमी पाई जाती है। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में से किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? तो चिल्का को भी, केवलादेव को भी, लोकटक और बूलर चारों झीलों को जो है रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है। इसमें से चिल्का झील और केवलादेव जो अभयारण्य है या फिर नेशनल पार्क है जो कि राजस्थान में अवस्थित है, भारत के पहले रामसर साइट हैं जो कि 1981 में बने थे। याद रखिएगा। और भारत ने जो है रामसर संधि पर हस्ताक्षर जो है 1982 में किए थे, यह भी याद रखिएगा। कब? 1 फरवरी को। और दोस्तों 2 फरवरी को जो है रामसर विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। सर्वाधिक दोस्तों 2022 में जो है रामसर स्थलों की कुल संख्या 75 है। याद रखिएगा। और सर्वाधिक जो रामसर साइट्स हैं वह तमिलनाडु में है जिनकी संख्या 14 है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान है जिसमें जो है रामसर साइटों की संख्या 10 है। दोस्तों परियोजनाएं दी गई हैं और राज्य दिया गया है, मिलान करना है। उकाई ताप विद्युत परियोजना जो है गुजरात में अवस्थित है। पतरातू ताप विद्युत परियोजना झारखंड में है। पेंच ताप विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश में और डाभोल ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में अवस्थित है। उद्योग और केंद्र को मिलाना है। एल्युमिनियम के लिए जो केंद्र है वह जेके नगर है। ताबा मलाज खंड, जस्ता टुंडू झारखंड में है। जूट जो है भाटपाड़ा महाराष्ट्र में से संबंधित है। अब बर्ड जियोग्राफी से बनने वाले सवालों को देखते हैं। बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परावर्तित किया जाता है। बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा मतलब टेढ़ा बेढ़ा प्रश्न है। आयन मंडल इसका सही जवाब है। कोयला क्षेत्र और देश दिए गए हैं तो सीधे उत्तर में चलते हैं, मिलान करना है। डोनट्स कोयला क्षेत्र जो है यूक्रेन में अवस्थित है। कुजनेट्स जो है रूस में है। लंकाशायर यूके में है और सार जो है जर्मनी में है। किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है? तो जापान। लेकिन भूटान अगर विकल्प में होता तो भूटान भी हो जाता, याद रखिएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो जो खनिज दिए गए हैं उनको मिलाना है, लेकिन अपडेटेड डाटा ना होने के चलते इसको हम छोड़ रहे हैं, लेकिन आर्थिकी के तहत आपको कवर करा दूंगा, चिंता मत करिए। आर्थिकी जैसे ही बाजार में आती आपको तुरंत उसका निचोड़ उपलब्ध करा दूंगा। विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्षस्थ देश कौन सा है? तो ब्राज़ील जो है शीर्षस्थ देश है। इस तरह के प्रश्नों को केवल ट्रेंड का एनालिसिस करने की दृष्टि से देख लिया करिए, बाकी अपडेटेड डेटा ही इसका तैयार किया कीजिए। निम्नलिखित देशों को उनकी नाभिकीय शक्ति संयंत्रों की संख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सर्वाधिक नाभिकीय संयंत्र यूएसए में है, दूसरे नंबर पर फ्रांस है। तो 4 और 1 जो है सही होने चाहिए, तो इस तरह से विकल्प सी होगा। तीसरे नंबर पर जो है वर्तमान में चीन है और चौथे नंबर पर रूस है। नदी दी गई हैं दोस्तों और उन पर
बने हुए बांध दिए गए, इनको मिलाना है। कोलोराडो नदी पर हूबर बांध अवस्थित है। पंचेत हिल बांध जो है दामोदर नदी पर है। असवान बांध नील नदी पर है और करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर है। दोनों ही बांध बहुत बार पूछे जाते हैं। कौन सा देश अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है? तो मात्रा एवं मूल्य दोनों की दृष्टि से शीर्ष निर्यातक देश जो है भारत है, उसके बाद दूसरे नंबर पर थाईलैंड है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है दोस्तों? तो नक्षत्र कहलाता है। दोस्तों, ई दृष्टि का मासिक करंट अफेयर्स आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। जनवरी का दे दिया है, फरवरी का चल रहा है, इसके बाद मार्च और अप्रैल 4 महीने का करंट अफेयर्स हम लोग ई दृष्टि घटना चक्र की पत्रिका से कर रहे हैं। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उससे तैयार कर लीजिए। उसके बाद घटनासार जैसे ही बाजार में आती है उसको उपलब्ध करा दूंगा। तो इतना अगर कर लेंगे तो करंट अफेयर से सवाल गलत नहीं होंगे। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? जी हाँ, हम लोग पर्यावरण से संबंधित सवालों में आ गए हैं। तो हरे पौधे जो हैं पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में आते हैं। कथन कारण दिए गए हैं। मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। सही है। जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है, उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों, कथन और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही हो रही है। तो इस प्रकार मरुस्थल जो है शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देने वाली गैसें कौन कौन सी हैं? तो पहले नंबर पर जलवाष्प है, दूसरे नंबर पर CO2 है और तीसरे नंबर पर मीथेन है। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र निम्नांकित में से कौन है? दोस्तों, बार बार सवाल ये पूछा जाता है। तो महासागर। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है किसमें? तो रेड डाटा बुक में। और इस बुक को तैयार कौन करता है? तो याद रखिएगा, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका इंग्लैंड में है। 1948 में और किसकी स्थापना हुई थी दोस्तों? WHO की हुई थी। कब? 7 अप्रैल 1948 को। और इसी उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। बैकग्राउंड में जो गली के प्रहरी हैं जो रात में जागते हैं, उनकी आवाज़ें आ रही होंगी, उसको इग्नोर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? तो जैव मंडल रिजर्व जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण रणनीति है। इसमें जो है जीवों का स्वस्थानीय संरक्षण किया जाता है। इन सीटू मतलब जो जीव जहाँ पर है वहीं पर संरक्षित कर दिया जाता है। जीव को जो है एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जाता है। और जिन जीवों के लिए कि ऐसा जो है जिस प्रक्रिया के तहत किया जाता है उसको ex-situ कहते हैं, याद रखिएगा। यूरो सेकेंड मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा क्या होनी चाहिए? तो सही जवाब है 0.05% या इससे कम। जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है दोस्तों? तो ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण तीनों जो हैं क्लाइमेट चेंज के प्रमुख कारण हैं। कौन पदार्थ सार्वत्रिक तापमान उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? तो जलवाष्प जो है सार्वत्रिक तापमान उत्पन्न करने में योगदान
नहीं देता है। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा 21 की सही परिभाषा है? 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है एजेंडा 21, यही इसकी सही परिभाषा है। और इसकी अवधारणा जो है रियो डी जेनेरियो सम्मेलन जो कि 1992 में हुआ था, उस सम्मेलन में प्रतिपादित की गई थी। इको मार्क योजना 1991 में उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रारंभ की गई जिनका पर्यावरणीय प्रभाव कम हानिकारक हो। तो निम्नलिखित उपभोक्ता उत्पादों में से कौन इसमें शामिल नहीं है? तो औषधियाँ और एंटीबायोटिक या फिर प्रतिजैविक इसमें शामिल नहीं है। बाकी साबुन, अपमार्जक, कागज, प्लास्टिक और सौंदर्य प्रसाधन इसमें शामिल हैं। निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? बहुत बार इसको पूछा गया है दोस्तों। तो सही जवाब है लाइकेन। अम्ल वर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। तो नाइट्रस और सल्फर के ऑक्साइड जो हैं वह अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो बायोस्फीयर रिजर्व की अवधारणा जो है एडवर्ड स्वेस के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। इकोसिस्टम की अवधारणा जो है एजी टांसले के द्वारा दी गई। इकोलॉजी की अवधारणा जो है दोस्तों अर्नेस्ट हैकल ने दी थी। और जैव विविधता की अवधारणा दासमैन ने दी थी। तो इस तरह से चारों विकल्प आपको बता दिए हैं। इसी को कहते हैं PYQs विद MDA, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ PYQs को हल करना। यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक हैं और ये एक वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के पैकेज प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित गैसों में कौन इसके अंतर्गत आच्छादित हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड तीनों इसके तहत आच्छादित हैं। फिर है निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, घुमा फिरा के जो है पूछ ही लिया जाता है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। तो पराबैंगनी विकिरण अवशोषित किया जाता है। और वायुमंडल में ओजोन किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में। दोस्तों यदि आप लगातार मेरे द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को तैयार कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि कितने ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अक्टूबर 2012 में किस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा हैदराबाद प्रतिज्ञा को घोषित किया गया था? तो जैव विविधता पर सम्मेलन हुआ था 2012 में। वहीं पर मनमोहन सिंह ने हैदराबाद प्रतिज्ञा के तहत $5 करोड़ खर्च करने की घोषणा की थी, याद रखिएगा। ये दोस्तों उस समय तो करंट अफेयर्स का सवाल था, लेकिन वर्तमान में ये अब जीके में चला गया है। एक दंत चिकित्सक के द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है? तो अवतल दर्पण। और किस में इस्तेमाल होता है दोस्तों? अवतल दर्पण का इस्तेमाल जो है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए भी किया जाता है। और दोस्तों निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया भी कहते हैं इंग्लिश में। तो कभी कभी हिंदी में भी देवनागरी लिपि में मायोपिया लिख दिया जाता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? जी हाँ, रिमोट की बात हो रही है तो वहाँ पर इंफ्रारेड विकिरण का प्रयोग किया जाता है। अब कभी कभी इंग्लिश वर्जन ही देवनागरी लिपि में लिख दिया जाता है, इसलिए इंफ्रारेड वेव जो है इसको तैयार करते चलिए, मतलब इसका इंग्लिश वर्जन ही देख लीजिए। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है क्योंकि
यह जो है जो जीवाणु है उनकी क्रिया को घटा देता है, बहुत कम कर देता है। तो यह जो है एंजाइम क्रिया को नष्ट नहीं करता बल्कि जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को घटा देता है। तो विकल्प बी सही है। किस स्तर से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है? तो 80 डेसिबल से अधिक स्तर की ध्वनि जो है खतरनाक ध्वनि कही जाती है। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किस को प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन। फिर है निम्नलिखित रोगों में से कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित या संचरित नहीं होता है? तो जापानी इंसेफ्लाइटिस टाइगर मच्छरों के बजाय क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छरों से संचरित होता है। बाकी पीत ज्वर डेंगू चिकनगुनिया जो हैं टाइगर मच्छर के द्वारा संचरित होते हैं। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग होता है उसे क्या कहते हैं? तो मैरास्मस कहते हैं, याद रखिएगा। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा, याद रखिएगा। प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित अमीनो अम्ल टायरोसिन, याद रखिएगा, के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता करता है। कौन? टायरोसिन सही है। यह भावात्मक और पर्यावरणीय दबावों का सामना कर सकता है, यह भी सही है। यह उदासी से लड़ सकता है। तीनों कथन सही हैं, चौथा वाला सही नहीं है। तो विकल्प डी ही सही उत्तर होगा। इसरो का 100वां स्पेस मिशन जो है कहाँ से छोड़ा गया? तो श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया। और किस रॉकेट लॉन्चर से छोड़ा गया? तो PSLV C-21, याद रखिएगा। 21 नंबर जो है काफ़ी पवित्र माना जाता है हिंदू धर्म में, तो 21 और 100वां दोनों को कनेक्ट करिएगा तो भूलेंगे नहीं। बाकी सवाल करंट अफेयर्स के हैं दोस्तों, ये नहीं पूछे जाएंगे, इनको हम लोग छोड़ते चलते हैं। ऐसे सवाल रिपीट नहीं होते हैं दोस्तों। अब राज्य व्यवस्था से पूछे गए सवालों को देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 169। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 338 और 338 ए। और ऐसा 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत किया गया, यह भी याद रखिएगा। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो 331। लेकिन वर्तमान में इस अधिनियम को जो है निष्प्रभावी कर दिया गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 104वें संविधान संशोधन के द्वारा, याद रखिएगा। 2019 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा। कौन सा दोस्तों सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 39A जो है दोस्तों समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है। जी हाँ, नीति निदेशक तत्वों के अधीन ये सारे अनुच्छेद दिए गए हैं। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से, और अनुच्छेद 48 जो है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण से संबंधित नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 50 जो है वह न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण की बात करता है। अनुच्छेद 50, जबकि अनुच्छेद 48 जो है कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है।
जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की थी उसके सभापति कौन थे दोस्तों? तो बलवंत राय मेहता। 1957 में इस समिति का गठन किया गया था, जिसने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की वकालत की थी और इसी की सिफारिशों पर यही व्यवस्था भारत में लागू की गई थी। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने की बात कही थी, यह भी याद रखना है। पंचायत समिति के सदस्य जो हैं दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे तो इस प्रश्न को अच्छे से समझ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है दोस्तों? तो योजना आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। बाकी संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और वित्त आयोग तीनों जो हैं संवैधानिक निकाय हैं। संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? तो 15 जून 2005 को स्वीकृति प्राप्त हुई थी और दोस्तों 12 अक्टूबर 2005 से जो है यह अधिनियम लागू हो गया था। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है किसको? तो सही जवाब है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। जी हाँ दोस्तों, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के तहत जो चुनाव किया जाता है अभ्यर्थी का, वह वरीयता के आधार पर किया जाता है। तो इस तरह से अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित होता है। हमारे संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो सही जवाब है भाग 9। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था, याद रखिएगा। और ये 73वां संविधान संशोधन जो है 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ और इसी उपलक्ष्य में जो है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? तो सही जवाब है राज्य वित्त आयोग और इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 आई में किया गया है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार होता है, यही कथन सही है। निम्नलिखित में से किस में 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड कायम किया? तो सही जवाब है बिहार। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, एकदम सही है। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ करती है, ये भी सही है। प्रेस की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता से संबंधित है या फिर उसमें सम्मिलित है, यह कथन भी सही है। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, यही कथन गलत है, जो कि एकदम बच्चा कथन है। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो थे दोस्तों वह सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अर्थव्यवस्था से पूछे गए सवालों को देखते हैं। कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? तो टोल टैक्स जो है भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है, बल्कि यह राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण मतलब LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की नीति किस प्रधानमंत्री के काल में घोषित की गई थी? तो सही जवाब है नरसिंह राव के समय में। उस समय जो वित्त मंत्री थे दोस्तों वह MMS अर्थात मनमोहन सिंह जी थे। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो सही जवाब है न्यास पर आधारित है, ट्रस्टीशिप पर आधारित है।
ट्रस्टीशिप के तहत दोस्तों जो संपत्ति है उसको जो है किसी व्यक्ति विशेष का उस पर एकाधिकार नहीं होता है। तो जिसकी संपत्ति होती है वह उसको सबका मान के चलता है, केवल और केवल संरक्षक की तरह व्यवहार करता है, उसके साथ अपना अधिकार नहीं जताता है। निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो सही जवाब है ग्रामीण उद्योग। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या होती है? तो प्रति व्यक्ति उत्पाद या प्रति व्यक्ति आय। आपको बजट वाली क्लास में बताया कि बजट 2023-24 में जो प्रति व्यक्ति आय है वह 2 लाख रुपए हो गई है। याद रखना, ये पूछा जा सकता है। फिर है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक कौन है दोस्तों? तो सभी हैं। कौन कौन? SBI, LIC, IDBI, ये तीनों ही जो हैं इसके प्रवर्तक हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुई थी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1992 में फेरवानी समिति की सिफारिश पर की गई थी। स्वाधार योजना दोस्तों किससे संबंधित है? तो सही जवाब है कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के जीवन यापन से संबंधित है। ऐसी महिलाएं जो वेश्यावृत्ति का शिकार रही हैं, जिन्होंने कैदी जीवन व्यतीत किया है या फिर प्राकृतिक आपदा से सताई हुई बेघर बेसहारा रही हैं, उनके लिए इस योजना के तहत सहायता प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय क्या है दोस्तों? तो सही जवाब है ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास और ग्रामीण सड़कें उपलब्ध कराना। और आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब लॉन्च हुई? तो 2000 में लॉन्च हुई थी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है? तो सही जवाब है दालें। बाकी दोस्तों यह सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। फेमा को अंतिम रूप से कब लागू किया गया था? तो सही जवाब है 2002। यह जो है बाह्य व्यापार तथा भुगतान को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से लाया गया था। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इसकी फुल फॉर्म है। तो जो विदेशी चंदा वगैरह है वह भी इसी से रेगुलेट किया जाता है। जनसंख्या से पूछे गए सवालों को देखते हैं। दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश कौन सा है दोस्तों? तो सही जवाब है श्रीलंका। जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है? तो सही जवाब है 0 से 14 वर्ष और दोस्तों 15 से 0 से 14 वर्ष और 65 वर्ष से अधिक, ये 2 वर्ग जो हैं आश्रित आबादी के रूप में जाने जाते हैं। बाकी 15 से 64 वर्ग आयु का वर्ग कार्यशील जनसंख्या के रूप में जाना जाता है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय घनत्व सबसे अधिक है? तो पश्चिम बंगाल। अब अंतिम जनगणना की बात की जा रही है और ये अंतिम में भी यही हुआ है। कहा गया है कि राज्यों को जनसंख्या की दृष्टि से अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हम लोग अनंतिम छोड़ देंगे लेकिन अंतिम वाला देख के चलेंगे। लेकिन दोनों में स्थिति सेम ही थी। तो देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या, दूसरा नंबर महाराष्ट्र, तीसरा बिहार और दिए गए विकल्पों के अनुसार आंध्र प्रदेश चौथे नंबर पर था। आज भी है। निम्नलिखित संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक किस राज्य में है? तो लक्षद्वीप। यूपी स्पेशल से पूछे गए सवालों को देखते हैं दोस्तों, और इस बार ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है, इसलिए यूपी स्पेशल को हल्के में ना लें। उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 दिसंबर 2012 को
अपने कार्यालयों में उद्योगपतियों एवं उद्योग संगठनों के सुलभ पहुंच के लिए एक कार्ड जारी करने का निर्णय लिया है। इस कार्ड का नाम क्या है दोस्तों? तो गोल्डन कार्ड या फिर स्वर्ण पत्र। जी हाँ, एक तरह का आई कार्ड है, उसको दिखाया और एंट्री मिल गई। तो 2012 में गोल्डन कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी। याद रखिएगा, मिलान करने के लिए दे दिया जाता है। 2013 में इलाहाबाद में ये करंट अफेयर का सवाल दे दिया है, छोड़ दीजिए इसको। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या क्या है दोस्तों? तो सही जवाब है 100। और बात करें लोकसभा सीटों की तो 80 हैं, विधानसभा सीटें 403 और राज्यसभा सीटें 31 हैं। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है नवी अनुसूची में, तो विकल्प सी सही है। फिर स्थान और उद्योग मिलाने हैं दोस्तों। तो चुर्क जो है सीमेंट से संबंधित है, फिरोजाबाद चूड़ियों से, अलीगढ़ ताले से, मेरठ जो है खेल के सामान से संबंधित है। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना एकदम आयोग प्रिय क्वेश्चन है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते हैं? तो झांसी में। और यहीं पर जो है चारा अनुसंधान केंद्र भी अवस्थित है। बाकी ये करंट अफेयर का सवाल, इसको छोड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो इटावा में, याद रखिएगा। फिर है उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो लखनऊ में। ये दोस्तों कई बार सवाल रिपीट हुआ है। फिर करंट अफेयर्स को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं सीधे विविध पर। हाल में प्रदर्शित फिल्म काई पोछे किस उपन्यास पर आधारित रही दोस्तों? मतलब उस समय जब पेपर हुआ था तो वह जो है पुस्तक का नाम था 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। लिखी किसके द्वारा गई थी? तो चेतन भगत। हाफ गर्लफ्रेंड भी दोस्तों इन्हीं की किताब है, इन्हीं का उपन्यास है, याद रखिएगा। किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिम बंगाल। कहाँ अवस्थित है? कोलकाता में। मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो 4 संस्थान हैं दोस्तों, चारों एकदम रट जाइए। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान हैदराबाद में है, याद रखिएगा। कैसे याद रखना है दोस्तों? हैदराबाद रियासत का जो उस समय निजाम था तो वह जो है उसका भारत में विलय नहीं कर रहा था, वह मानसिक रूप से विकलांग था, इसलिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, तब जाके हैदराबाद का विलय हुआ था भारत में। तो ऐसा केवल मैं इस कहानी को इसलिए गढ़ रहा हूँ, मतलब गढ़ना क्या, ये सच्चाई ही है, इसको इससे लिंक कर रहा हूँ कि वह मानसिक रूप से विकलांग था, इसीलिए वहीं पर जो है राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान है। इस तरह से जोड़ देंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान देहरादून में है, राष्ट्रीय अस्थिर रोग विकलांग संस्थान कोलकाता में, और अली यावर जंग राष्ट्रीय बधिर संस्थान मुंबई में अवस्थित है। राम सेतु कहाँ से शुरू होता है? तो पंबन से धनुषकोडी से शुरू होता है। भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर पर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक जो है यह राम सेतु विस्तृत है, याद रखिएगा। तो इस तरह से 150 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और एक पेपर और बचा है 2012 वाला, मैं आपको कल उपलब्ध करा दूंगा। इसके साथ ही जो प्री की पूरी सीरीज है वह कंप्लीट हो जाएगी। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।